आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9th का लेक्चर नंबर है 34। इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन रिमेनिंग है वो डिस्कस करेंगे और साथ ही चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे। बेटा चैप्टर नंबर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है, द फिगर LMN इज़ पैरेललोग्राम फाइंड MN। वो कहते हैं कि ये जो डायग्राम उसने बनाई हुई है LMN एंड P, ये जो डायग्राम है ये एक पैरेललोग्राम है, तो आपने M और N की वैल्यू को फाइंड करना है। बेटा अगर ये डायग्राम पैरेललोग्राम है तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। LM के अपोजिट साइड LN है, इट्स मीन कि 8M माइनस 4N A के इक्वल होगा। इसी तरीके से M से N के अपोजिट साइड L से P है, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। सो 4M प्लस N इक्वल होगा किसके? 10 के। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिएगा। वो कहते हैं द गिवन फिगर इज अ पैरेललोग्राम, ये जो डायग्राम है ये एक पैरेललोग्राम है। सो इस वजह से अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या हैं बेटा? कॉन्ग्रुएंट हैं। L से M के अपोजिट साइड है P से N, सो मेजरमेंट LM इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट PN। 8M माइनस 4N इज इक्वल टू 8, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरीके से L से जो P साइड है इसके अपोजिट साइड क्या है? M से N, अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो 4M प्लस N जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके बेटा? 10 के। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज़ करेंगे और बेटा हम M और N की वैल्यू को फाइंड करेंगे। हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हुए हम N की वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो प्लस 4M इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस 4M। तो इक्वेशन नंबर 3 बनी N इज इक्वल टू 10 माइनस 4M। इस इक्वेशन नंबर 3 को हम पुट करेंगे 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर भी N है वहाँ पर 10 माइनस 4M पुट करेंगे, ये बनेगा 8M माइनस 4 इंटू 10 माइनस 4M इज इक्वल टू 8। बेटा 8M माइनस 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40, इस माइनस की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4 को 4M से करेंगे 16M इज इक्वल टू 8। बेटा ये 16M और ये 8M दोनों ऐड होकर क्या बन जाएगा? 24M। माइनस का 40 इधर आकर क्या बन जाएगा? प्लस का 40। 24M इज इक्वल टू 40 प्लस 8, आंसर क्या आ जाएगा? 48। M की वैल्यू के लिए 24 पर डिवाइड करेंगे, 24 2 आर 48, तो M की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। M की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, N इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू M की जगह पर 2 पुट किया, 4 2 आर 8, 10 में से 2 को माइनस किया, तो N की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा? 2। तो M और N दोनों की वैल्यू को हम फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 है लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर, कि लाइन बाइसेक्टर क्या होता है और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। बेटा सबसे पहले हम इन दोनों की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, बेटा किसी भी लाइन का राइट बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो दो बातें कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो। एक पहली बात तो ये है कि वो परपेंडिकुलर हो, और दूसरी बात वो कहाँ से पास करे? मिड पॉइंट से पास करे। किसी भी लाइन के बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसी लाइन है जो उस लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर भी हो और मिड पॉइंट से भी पास करे। अ लाइन इज कॉल्ड राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। वो कहते हैं कोई भी लाइन किसी भी लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर होगी इफ अगर इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। पहली बात वो क्या है कि वो लाइन के परपेंडिकुलर हो, एंड दूसरी बात पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट, वो कहाँ से पास करे? मिड पॉइंट से पास करे। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो वो लाइन उस लाइन सेगमेंट का क्या होगा? राइट बाइसेक्टर होगा। पहली क्या है बेटा कि वो परपेंडिकुलर होगी, दूसरी क्या है वो कहाँ से पास करेगी? मिड पॉइंट से पास करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। किसी भी एंगल का बाइसेक्टर का मतलब क्या है बेटा? बाइसेक्टर जो है वो 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। बाइसेक्टर, बाई का मतलब है 2 और सेक्टर का मतलब है इक्वल पार्ट्स। बेटा बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कोई भी रे किसी भी एंगल का बाइसेक्टर होगी अगर वो रे उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, तो वो क्या होगी बेटा? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अ रे इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल
कोई भी रे जो है वो एंगल का बाइसेक्टर होगी इफ अगर इट डिवाइड द एंगल, अगर ये एंगल को डिवाइड करे इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कितने इक्वल पार्ट्स में बेटा? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी तो वो रे क्या होगी? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। नेक्स्ट बेटा चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम करते हैं। चैप्टर नंबर 12 के अंदर टोटल 6 थ्योरम्स हैं और इन थ्योरम में से आपके पास पेपर में एक थ्योरम आता है 8 मार्क्स का। बेटा इनका प्रूव करना है, याद रखना है, थ्योरम का मार्क्स 8 हैं और ये इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर 6 थ्योरम हैं, आपने इन तमाम थ्योरम को 1 बाय 1 डिस्कस करना है। और एक दूसरी बात जो आपने याद रखनी है कि थ्योरम जो है वो पेपर के अंदर कंपलसरी होता है। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, किसी भी राइट बाइसेक्टर, किसी भी किसके? लाइन सेगमेंट के, लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर पर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के इज इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम कहाँ से? इट्स एंड पॉइंट, उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से। थ्योरम की अगर आप स्टेटमेंट को समझ लें तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी इसमें, इसको प्रूव करने में। वो कहता है कि किसी भी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट, किसी भी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट अगर हम लें तो वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा। बेटा ये लाइन सेगमेंट है ए से बी। अब हमने एल से एम एक लाइन ड्रा की जो कि मिड पॉइंट से पास कर रही है, जिसको हमने सी का नाम दिया, और यहाँ पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री है। ये लाइन जो एल एम है ये लाइन सेगमेंट ए बी पर परपेंडिकुलर भी हो गई है और उसके मिड पॉइंट सी से भी पास कर गई है। तो इट्स मीन एल एम इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अब देखें हमने एक पॉइंट ले लिया है पी, और वो पॉइंट पी कहाँ पर लिया है? लाइन एल एम पर। उस पॉइंट पी को हमने ए से भी ज्वाइन कर दिया, उस पॉइंट पी को हमने बी से भी ज्वाइन कर दिया। गिवन क्या कहता है बेटा? वो अब देखना आपने इस थ्योरम के जो मार्क्स हैं वो डिवाइड होते हैं। अब स्टेटमेंट उसने गिवन दे दिया तो एक नंबर आपका हो गया डायग्राम का, इसी तरीके से एक नंबर आपका होगा गिवन का। अब गिवन क्या है? आपको उसने जो चीज़ भी बताई हुई है स्टेटमेंट के अंदर उसको अगर आप गौर से समझें, उसने ये कहा था कि हमारे पास कोई भी पॉइंट है, वो पॉइंट कहाँ पर है? लाइन सेगमेंट के बाइसेक्टर पर। ये चीज़ उसने गिवन बताई है। अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी। हम ये बातें डिस्कस कर चुके हैं कि जो लाइन एल एम है उसने लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट किया है एट पॉइंट सी सच दैट। अब ये जो सी था वो एक मिड पॉइंट था, अगर ये मिड पॉइंट है तो ए से सी कन्ग्रेंट होगा बी से सी के, सच दैट ए सी इज कन्ग्रेंट टू बी सी, पी इज पॉइंट ऑन एल एम, और जो पॉइंट पी था वो कहाँ पर था? एल एम पर था। अब हमने P को A से भी ज्वाइन किया था, P को B से भी ज्वाइन किया था, और थ्योरम की स्टेटमेंट में उसने कहा था कि इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ये बात हमने प्रूव करनी है कि ये जो पॉइंट P है वो एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। अगर पॉइंट P एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा तो इट्स मीन P से A जो है वो कन्ग्रेंट होगा P से B के। तो इट्स मीन हमने प्रूव करना है कि PA इज कन्ग्रेंट टू PB। कंस्ट्रक्शन बेटा, डायग्राम के अंदर जितना भी काम आपने डॉटेड लाइन से किया होगा, P को A से ज्वाइन किया, P को B से ज्वाइन किया, ये कंस्ट्रक्शन है। ज्वाइन P टू पॉइंट A एंड B। तो बेटा इसी तरीके से एक नंबर आपका इसका प्रूफ के लिखने का और एक नंबर आपका इसका कंस्ट्रक्शन का लिखना है। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ को करने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए, एक है स्टेटमेंट, एक है रीज़न। आपने जो बात भी लिखनी है उसके सामने आपने रीज़न लिखनी है कि आप ये बात किस वजह से लिख रहे हैं, और ये जो प्रूफ है इसके मार्क्स होते हैं 4। अब बेटा अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम के अंदर दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही हैं। एक ट्राइंगल क्या बन रही है? ACP, दूसरी ट्राइंगल क्या बन रही है? BCP। ये जो दो मैंने डायग्राम बनाई हैं ये आपने पेपर में नहीं बनानी, आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने अलहदा बनाई हैं।
अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्रॉसपोंडेंस चेक करेंगे। ये ट्राइंगल ACP है, दूसरी ट्राइंगल BCP है। इन दोनों के अंदर मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा, इन ट्राइंगल ACP क्रॉसपोंडेंस टू ट्राइंगल BCP, दोनों के अंदर क्रॉसपोंडेंस चेक की तो बेटा AC के क्रॉसपोंडिंग साइड क्या है, BC। AC के क्रॉसपोंडिंग साइड क्या है, BC। मैं पहली बात यहाँ पर लिखता हूँ कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। क्यों? ये बात उसने गिवन बताई है कि जो C है वो एक मिड पॉइंट है किसका, लाइन सेगमेंट AB का। अगर C AB का मिड पॉइंट है तो इट्स मीन कि जो AC है वो कॉन्ग्रुएंट है BC के, और ये बात उसने गिवन में बताई हुई है। हमने इसकी रीज़न सामने लिख दी गिवन। दूसरी बात, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर वर्टेक्स C पर बनने वाला एंगल देखें, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है। दोनों ट्राइंगल्स के अंदर वर्टेक्स C पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री है, तो मैंने लिखा एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP। ये दरमियान वाला जो पॉइंट होता है, यहाँ पर एंगल डिस्कस किया जा रहा होता है। ये C है तो इट्स मीन हम एंगल की जो बात कर रहे हैं वो पॉइंट C पर कर रहे हैं। गिवन, इसकी रीज़न देखें, रीज़न क्या है कि गिवन है कि PC इज परपेंडिकुलर टू AB। उसने गिवन बताया हुआ है कि जो PC है वो परपेंडिकुलर है कहाँ पर, AB पर। क्यों? क्योंकि ये जो PC है ये राइट बाइसेक्टर था। सो ईच एंगल एट C इज 90 डिग्री। अगर PC AB पर परपेंडिकुलर है तो पॉइंट C पर बनने वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तीसरी बात हम यहाँ पर करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर अगर आप देखें तो एक साइड PC के क्रॉसपोंडिंग साइड भी क्या है, PC है। ये साइड दोनों के अंदर कॉमन आ रही है। PC इज कॉन्ग्रुएंट टू PC। रीज़न क्या है बेटा उसकी, कि ये साइड दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन है। अगर आप देखें इन तीनों बातें को जो हमने डिस्कस की हैं, तो इन तीनों बातों से हमें ये पता लगता है कि दो साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं। दो साइड और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं। और हमने चैप्टर नंबर 10 के अंदर ये बात की थी कि अगर दो ट्राइंगल्स की क्रॉसपोंडेंस में दो साइड और एक एंगल एक ट्राइंगल के दूसरी ट्राइंगल की क्रॉसपोंडिंग दो साइड्स और एंगल के कॉन्ग्रुएंट आ जाए तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और हमने इसको नाम दिया था साइड एंगल साइड पास्टुलेट का। तो साइड एंगल साइड पास्टुलेट को यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ACP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BCP के। रीज़न क्या है, साइड एंगल साइड पास्टुलेट। अब देखें यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गई हैं। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या आ गई हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की डेफिनेशन हमें ये बताती है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो उनके तमाम क्रॉसपोंडिंग एंगल और तमाम क्रॉसपोंडिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी तमाम क्रॉसपोंडिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। बेटा PA के क्रॉसपोंडिंग साइड क्या है, PB। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो PA है वो कॉन्ग्रुएंट है PB के। रीज़न क्या है, क्रॉसपोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये रीज़न क्या है कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं, PA कॉन्ग्रुएंट टू PB। और यही बात हमने प्रूव करनी थी। तो हमारा थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बेटा याद रखना है कि इस चैप्टर का हर थ्योरम इंपॉर्टेंट है। ये 6 थ्योरम होंगे, 6 थ्योरम में से एक थ्योरम आपके बोर्ड के पेपर में आना और वो कंपलसरी है। आपने लाजमी थ्योरम को पेपर में अटैम्प्ट करना होता है। तो आपको ये थ्योरम याद करने का सबसे अच्छा मेथड ये है कि इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करें। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही कम होगा, क्योंकि आगे जाके ये थ्योरम आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। आपको स्टेटमेंट से ये भूल जाएंगे तो ये पहला थ्योरम था या दूसरा थ्योरम था या तीसरा थ्योरम था। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसको बार बार घर में बैठ के लिखें। जब आप बार बार लिखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप स्टेटमेंट को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये उसने कौन से थ्योरम का प्रूफ हमसे पूछा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट थ्योरम को या नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हम हर वीक के अंदर 1 या 2 थ्योरम करेंगे और साथ में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम को कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर 13 को स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़ बेटा।